किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको इसी ढाबों में खाने की आदत हो गई है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे इस छोटे से पुराने ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सकें। कैसे गुजारा चलेगा कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब तो मैं एसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। लाओ, कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। ये लो, और इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा करो इसे, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण किशन ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इस साल ही वहाँ के मालिक रघु ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवाकर ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा। और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं 2-2 एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था, जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल बची थी वो बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसे ही रखी थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला यहाँ कौन आएगा? तभी किशन देखता है सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश, जेवर सब लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे क्या पता, कोई चोर उचक्के लुटेरे हो तुम। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओए छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे। मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, सुनो तो भैया, भैया सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। साहब, ये दाल और रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनसे रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था, पर उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मैं अगर आज कुछ देर वहाँ रुकता तो अगले दिन अपने नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी। अच्छा, तो तुम ये ढाबा चलाते हो? साहब, चलाता तो हूँ, पर आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन था। मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। शायद आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ।
मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियां देकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सुषमा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं सफर कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बनाकर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी न हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर किशन के ढाबे पर आ जाता था। आज किशन के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था और वीरेंद्र सिंह ने भी किशन के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए। छोटू, चल बेटा जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाले टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था, ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे। सर, मेरा नाम रमन है, मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए, पहले मैं आपका तिलक करूंगा। हाँ, अब ठीक है, अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू, जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा, लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था।
ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहां बांस के बड़े बड़े जंगल थे जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा, ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन, ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गांव में ही थे
वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक, भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।